हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज हम डिटेल में डिस्कस करते हैं एसेंट ऑफ सैप को। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्लांट फिजियोलॉजी में। एसेंट ऑफ सैप, देखिए दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, एक यहाँ पर यूज हुआ है सैप और सेकंड यूज हुआ है एसेंट। जो सैप है उसका मतलब होता है यहाँ पर एक वाटरी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जो कहां प्रेजेंट होता है, इनसाइड द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ प्लांट। उस वाटरी सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सैप। ये जो वाटरी सॉल्यूशन है इसके अंदर प्रेजेंट होता है शुगर मॉलिक्यूल, वाटर, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, मेटाबोलाइट्स। क्लियर? तो ये सारे के सारे सब्सटेंसेस प्रेजेंट होंगे इस सैप में। एसेंट जो वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, अपवर्ड मूवमेंट। क्लियर? तो देखो इन दोनों टर्म्स को आप कंबाइन करो, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ दिस सेल सैप या वाटरी सॉल्यूशन। ठीक है, मींस जो अपवर्ड मूवमेंट होगी यहां पर किसकी होगी, वाटर एंड डिजॉल्व सब्सटेंसेस थ्रू द स्टेम। स्टेम के थ्रू ये मूवमेंट होगी। इस अपवर्ड मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, एसेंट ऑफ सैप। क्लियर है आप सबको एसेंट ऑफ सैप? इसके बाद हम डिस्कस करते हैं थ्योरीज रिलेटेड टू दिस एसेंट ऑफ सैप। वो कौन कौन सी थ्योरीज हैं जो रिलेटेड हैं हमारे एसेंट ऑफ सैप से या एसेंट ऑफ सैप के लिए। क्लियर? इसमें आपकी तीन इंपॉर्टेंट थ्योरी आएंगी। जो फर्स्ट थ्योरी है वो है रूट प्रेशर थ्योरी, सेकंड है आपकी वाइटल थ्योरीज, एंड थर्ड इज फिजिकल थ्योरीज। ठीक है, फर्स्ट थ्योरी आपकी है रूट प्रेशर थ्योरी, सेकेंड इज वाइटल थ्योरी एंड थर्ड इज फिजिकल थ्योरीज। अब डिस्कस करते हैं वन बाय वन हर एक थ्योरी को, उसका कॉन्सेप्ट हम स्टडी करेंगे। ठीक है, बाद में थ्योरीज को क्यों क्रिटिसाइज किया गया, जब एक थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हैं तभी आपके पास सेकंड थ्योरी आती है। मैं जिस भी वर्कर ने सेकंड थ्योरी दी होगी उसने कुछ क्रिटिसिज्म किया होगा, क्रिटिसाइज किया होगा, उसके लिए कुछ पॉइंट्स भी उसने रखे होंगे जिसकी वजह से पुराने वाली थ्योरी को रिजेक्ट करके न्यू वाली थ्योरी जो है वो डिस्कवर की जाती है। ठीक है, वो सब हम यहाँ पर डिटेल में स्टडी करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम रूट प्रेशर थ्योरी से। फर्स्ट थ्योरी इज रूट प्रेशर थ्योरी। ठीक है, रूट प्रेशर थ्योरी, जैसे नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पर जो प्रेशर रिस्पॉन्सिबल होगा अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर के लिए वो कौन सा होगा, रूट प्रेशर। इस बात को प्रूव करने के लिए वर्कर्स ने कुछ डेमोन्स्ट्रेशन की, कुछ डेमो किए। जैसे उन्होंने क्या किया, एक वेल वाटर टमाटो प्लांट को क्या किया, कट किया। टमाटो प्लांट को उन्होंने क्या किया, कट किया, और कहां से किया, बेस से कट किया। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि एक जो उसका जो जाइलम सैप है वो क्या हुआ, वहां से बाहर की तरफ फ्लो करने लगा, फ्लो आउट विद ए स्पेसिफिक प्रेशर, एक स्पेसिफिक प्रेशर के साथ। ये उन्होंने ऑब्जर्व किया। ठीक है, सेकंड उन्होंने क्या बताया वर्कर्स ने कि जो रूट प्रेशर है वो हमें हर्बेसियस प्लांट्स में भी देखने को मिलता है, हर्बेसियस प्लांट्स में भी ऑब्जर्व किया गया है। ठीक है, तो जो प्रेशर है एक्सुडेशन का उसको हमने क्या किया, एक एग्जांपल से समझाया, डेमोन्स्ट्रेट किया। हमने क्या किया, इसके लिए एक वर्टिकल ट्यूब को प्लेस कर दिया। कहां पर, स्टेम के कट रीजन पे। जो स्टेम है उसके कट रीजन पे हमने क्या किया, एक वर्टिकल ट्यूब को प्लेस कर दिया। ठीक है, वर्टिकल ट्यूब को प्लेस करने के बाद हमने क्या ऑब्जर्व किया कि एक जो कॉलम है सैप का वो वहां पर उस ट्यूब में राइज करने लगा। सैप ने क्या स्टार्ट कर दिया, इस ट्यूब के अंदर उसका एक राइज करता हुआ कॉलम दिखाई दिया। ठीक है, जो यहाँ पर इस सैप को राइज करवाने के लिए जो यहाँ पर एक्चुअल प्रेशर यहाँ पर लग रहा था वो कौन सा था, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर।
जो कहां पर डेवलप हुआ है, रूट सिस्टम में। ठीक है, ये जो यहाँ पर प्रेशर लगा है जिसने राइज करवाने में हेल्प की है, एक्चुअल में ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है जो कहां पर डेवलप होता है, रूट सिस्टम में। इसलिए इस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर। ये रूट प्रेशर यहाँ पर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबल है फॉर द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व सब्सटेंसेस। बाद में स्टॉकिंग आई, स्टॉकिंग, ठीक है, इन 1956 उन्होंने क्या किया, इस रूट प्रेशर को डिफाइन किया। उन्होंने कैसे डिफाइन किया, इट इज ए प्रेशर, ये वो प्रेशर है जो कहां पर डेवलप हुआ है, ट्रैकियरी एलिमेंट्स ऑफ द जाइलम। जो ट्रैकियरी एलिमेंट्स हैं किसके, जाइलम के, वहां पर एक प्रेशर डेवलप हुआ है। किसकी वजह से, रूट्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से, रूट्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से एक प्रेशर डेवलप हुआ है। कहां पर, इन ट्रैकियरी एलिमेंट्स ऑफ द जाइलम। उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर। और ये डेफिनेशन दी थी स्टॉकिंग ने 1956 में। जो रूट प्रेशर है वो क्यों सेटअप हुआ, उसका रीजन क्या था, ड्यू टू वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहाँ पर जो लिविंग सेल्स हैं वो क्या करती हैं, अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करती हैं। ठीक है, ये जो एक्टिविटी है लिविंग सेल्स की, ये ही क्या करती हैं, इस रूट प्रेशर को मेंटेन करके रखती हैं। ठीक है, और ये जो रूट प्रेशर का जो मेन रीजन है, ये क्यों कॉज होता है, ड्यू टू वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्लियर। और इस रूट प्रेशर को मैनेज करके कौन रखता है, मेंटेन करके, ये मेंटेन होता है बाय द एक्टिविटी ऑफ लिविंग सेल्स। ठीक है, रूट प्रेशर जो है उसको एक एक्टिव प्रोसेस भी माना गया है। रूट प्रेशर को एक एक्टिव प्रोसेस का भी नाम दिया गया है। क्यों दिया गया है, इस चीज को कंफर्म करने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स रखे गए कि जो रूट प्रेशर थ्योरी है वो एक एक्टिव प्रोसेस है। इसके लिए जो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स रखे गए, वो उन पॉइंट्स में सबसे पहले है कि जो प्रेशर है वो हमें ऑब्जर्व नहीं होता रूट्स में। ठीक है, रूट प्रेशर को एक एक्टिव प्रोसेस की तरह रेफर किया गया कि जो रूट प्रेशर है वो एक एक्टिव प्रोसेस है, जिसको कंफर्म किया गया फॉलोइंग पॉइंट्स की हेल्प से। जो फर्स्ट पॉइंट था वो ये था कि जो प्रेशर है वो हमें उन रूट्स में ऑब्जर्व नहीं होगा जिन रूट्स को हम या तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दें या हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में उस रूट्स को प्लेस कर दें, तो वहां पर हमें कोई रूट प्रेशर देखने को नहीं मिला। ठीक है, सेकंड इन्होंने बताया कि जो ऑक्सीजन सप्लाई है, कुछ पॉइजन्स हैं वो क्या करते हैं, वो अफेक्ट करते हैं रूट प्रेशर को। वहां से भी कंफर्म हुआ कि रूट प्रेशर भी कुछ तो है यहाँ पर, वो अफेक्ट हो रहा था। किससे, जो कुछ आपके ऑक्सीजन की सप्लाई अगर आप कर रहे थे या किसी भी पॉइजन की हेल्प से, वो अफेक्ट कर रहे थे रूट प्रेशर को, जबकि जो प्रोटोप्लाज्म है उसकी सेमी परमेबिलिटी नेचर को वो अफेक्ट नहीं कर रहे थे। यहां से भी एक एविडेंस मिला। फिर जो लिविंग रूट्स हैं वो यहां पर हमें चाहिए। लिविंग रूट्स की वजह से ही रूट प्रेशर क्या होता है, जनरेट होता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स दिए गए थे रूट प्रेशर थ्योरी के लिए। बाद में क्या हुआ, ये जो थ्योरी थी इसको क्रिटिसाइज करना स्टार्ट किया। न्यू वर्कर्स ने क्या किया, इस थ्योरी को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट किया। क्रिटिसाइज क्यों किया, अब उन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट था उसका क्रिटिसिज्म का, ये था, एक वर्कर साइंटिस्ट आए स्ट्रॉसबर्गर। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने बताया, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो एसेंट ऑफ सैप है ये उन प्लांट्स में भी हमें देखने को मिली जहां पर हमने रूट्स को भी रिमूव कर दिया। जो रूट प्रेशर थ्योरी थी उसने क्या बोला, इसके लिए रूट्स का होना बहुत जरूरी है, लिविंग रूट्स का, है ना। लेकिन स्ट्रॉसबर्गर ने क्या ऑब्जर्व किया कि वो प्लांट्स जहां पर रूट्स भी नहीं है वहां पर भी एसेंट ऑफ सैप नॉर्मली ऑब्जर्व किया गया। तो एक सबसे बड़ा जो बिगेस्ट पॉइंट था क्रिटिसिज्म का यही था। सेकंड, उन्होंने बताया कि जो रूट प्रेशर है वो है अराउंड 2 एटमॉस्फेयर। तो अब आप खुद ही सोचिए कि इतने कम प्रेशर से हमारे पास इतने बड़े बड़े प्लांट है, उसमें अपवर्ड मूवमेंट क्या पॉसिबल है, नहीं हो सकती है। ये इतना लो था प्रेशर कि जो टॉल ट्रीज हैं वहां पर वाटर की अपवर्ड मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं हो पाई।
क्लियर। थर्ड पॉइंट इन्होंने बताया कि जो एब्जॉर्प्शन है वाटर की वो लेस हो जाती है। वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो लेस हो जाती है किनमें, जो हमारे डी टॉप्ड प्लांट्स हैं। किसके कंपैरिजन में लेस हो जाती है, वो प्लांट जिनके पास एपेक्स प्रेजेंट है, ठीक है, उनके कंपैरिजन में अगर डी टॉप्ड प्लांट है तो वहां पर वाटर एब्जॉर्प्शन क्या हो जाती है, लेस हो जाती है, ठीक है। और जो एक्सुडेशन है सेप का इन डी टॉप्ड प्लांट से, जो सेप का एक्सुडेशन है वो भी क्या होता है, कम होता है एज कंपेयर टू जो नॉर्मली वाटर एब्सॉर्ब होता है नॉर्मल ट्रांसपायरिंग प्लांट के कंपैरिजन में। क्लियर, इससे भी एक एविडेंस मिला क्रिटिसाइज करने का, ठीक है। उसके बाद जो रूट प्रेशर है, बार बार इस थ्योरी में बोला गया है कि रूट प्रेशर ही रिस्पॉन्सिबल है एसेंट ऑफ सैप के लिए। तो रूट प्रेशर जो है हमें उन प्लांट्स में, हमने रूट प्रेशर को ऑब्जर्व ही नहीं किया या मिला ही नहीं हमें उन प्लांट्स में जो ग्रो करते हैं कोल्ड में या ड्राउट में या लेस एरेटेड सॉइल में, ठीक है। ऐसी कंडीशंस में जो प्लांट्स ग्रो कर रहे थे वहां पर रूट प्रेशर हमें देखने को ही नहीं मिला, जबकि वहां पर एसेंट ऑफ सैप क्या था, नॉर्मली कंटिन्यूअस चल रहा था, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि जो रूट प्रेशर है वो हमें कॉनिफर ट्रीज में भी देखने को नहीं मिला। जो कॉनिफर ट्रीज होते हैं उनमें भी हमें रूट प्रेशर जो है वो ऑब्जर्व नहीं हुआ अंडर एनी कंडीशंस, लेकिन एसेंट ऑफ सैप तो वहां भी हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने बताया कि अगर प्लांट्स को हम क्या करें, एक्सपोज कर दें ड्राई एटमॉस्फेयर में, ठीक है, प्लांट्स को हमने क्या किया, एक्सपोज कर दिया ड्राई एटमॉस्फेयर में, तो ऐसे प्लांट्स में भी हमें रूट प्रेशर जो है वो ऑब्जर्व नहीं हुआ। तो इन पॉइंट से, इतने सारे पॉइंट्स यहाँ पर रखे गए, इन सभी पॉइंट से ये फाइनली क्लियर हो गया कि जो रूट प्रेशर थ्योरी है वो फाइनली क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई। इस थ्योरी को क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। फिर हमारे पास सेकंड थ्योरी आई जिसको हम बोलते हैं वाइटल थ्योरीज। वाइटल थ्योरीज ऑफ एसेंट ऑफ सैप। अब वाइटल थ्योरीज को डिस्कस करते हैं। वाइटल थ्योरीज में यहाँ पर आपके दो साइंटिस्ट आएंगे जिन्होंने डिफरेंट थ्योरीज दी थी रिलेटेड टू दिस वाइटल थ्योरीज। इसमें से फर्स्ट जो हमारे साइंटिस्ट थे वो थे गॉडले स्काई, ठीक है। यहां पर जो मेन पॉइंट था फोकस का इसमें वाइटल थ्योरीज में, वाइटल जो वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है लिविंग, ठीक है। लिविंग यहां पर क्या होंगे, लिविंग सेल्स ऑफ प्लांट रिस्पॉन्सिबल होंगे किस चीज के लिए, एसेंट ऑफ सैप के लिए, मींस अपवर्ड मूवमेंट वाटर और सॉल्युबल सब्सटेंसेस की अपवर्ड मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे कौन, लिविंग और लिविंग सेल्स ऑफ प्लांट, इनको कंसीडर किया गया, ठीक है। अब समझते हैं कि ये जो वर्कर थे इन्होंने क्या बताया। इन वर्कर ने एक अपनी छोटी सी थ्योरी दी जिसको हम बोलते हैं रिले पंप थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ये वर्कर थे इन्होंने क्या किया, इन 1884 इन्होंने ऑब्जर्व किया, ठीक है, कि जो जाइलम पैरेन्काइमा है उसमें जो लिविंग सेल्स हैं, जो जाइलम पैरेन्काइमा की लिविंग सेल्स हैं उनमें इन्होंने क्या देखा कि कुछ ये रिदमिक चेंजेस शो करती हैं, रिदमिक चेंजेस इन द ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। जो उन सेल्स में ऑस्मोटिक प्रेशर था उसके अंदर इन सेल्स ने क्या किया, कुछ रिदम्स क्रिएट कर दिए, रिदमिक चेंजेस कर दिए उसके अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से जो अपवर्ड मूवमेंट है वाटर की वो क्या हो पाई है, पॉसिबल हो पाई है। सिर्फ ये बताया इन्होंने कि जो जाइलम पैरेन्काइमा की लिविंग सेल्स हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने शो किए कुछ रिदमिक चेंजेस, कहां पर, उनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर था उसके अंदर, और उन्होंने फिर क्या बेस रखा कि ये सब ही रिस्पॉन्सिबल है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर इनसाइड द प्लांट, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास दूसरे साइंटिस्ट आए, सर जेसी बॉस। इन्होंने अपना आइडिया रखा 1923 में। इन्होंने क्या किया,
एक इलेक्ट्रिकल प्रॉब्ली, इन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रिकल प्रॉब्ली, उस इलेक्ट्रिकल प्रॉब को इन्होंने क्या किया, जैसे ये हमारे पास ट्री है, ठीक है, इस ट्री के कुछ डिस्टेंस तक उन्होंने इस इलेक्ट्रिकल प्रॉब को इंसर्ट किया, ठीक है। इंसर्ट करने के बाद उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, उन्होंने देखा कि कुछ पल्सेशन हो रही थी, कहां पर, जो इनर मोस्ट सेल्स हैं, किसकी, कॉर्टेक्स की, कॉर्टेक्स की जो इनर मोस्ट सेल्स हैं वहां पर कुछ पल्सेशंस को इन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया, ठीक है। फिर इन्होंने फाइनली कंक्लूड किया कि जो सेल्स एसोसिएटेड हैं जाइलम के साथ, जाइलम के साथ जो सेल्स एसोसिएटेड है ना, वो क्या करती हैं, पंपिंग एक्शन शो करती हैं, पंपिंग एक्शन शो करेंगी और फाइनली पंप करेंगी सैप को इनटू दिस जाइलम सेल्स, इन जाइलम सेल्स में सैप को क्या कर देंगी, वो पंप कर देंगी, ठीक है। ये आइडिया दिया जेसी बोस ने। और भी बहुत सारी थ्योरी आई टाइम टू टाइम, लेकिन सब थ्योरीज को फाइनली फिर से क्रिटिसाइज कर दिया गया। यहां पर जो रीजन था क्रिटिसाइज करने का, क्यों इन थ्योरीज को क्रिटिसाइज कर दिया गया, उनका जो मेन रीजन था वो यही था कि जब कुछ पॉइजन्स हैं, जैसे पिक्रिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, वो भी आपके जाइलम सैप के साथ मूव करेंगे, ठीक है। वो क्या करते हैं, ट्रांसलोकेटेड थ्रू द जाइलम एंड एसेंट ऑफ सैप इज नॉट स्टॉप, लेकिन एसेंट ऑफ सैप तो कंटिन्यूअसली चल रहा है, वो तो स्टॉप ही नहीं हुआ, जबकि पॉइजन्स को क्या कर देना चाहिए था, अगर वो इंटरफेयर कर रहे हैं इसमें ट्रांसलोकेशन में, वो भी ट्रांसलोकेट कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको क्या करना चाहिए था, एसेंट ऑफ सैप को स्टॉप कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ, इसलिए बाद में इस थ्योरी, ये थ्योरी भी क्या हो गई, फेल। क्लियर है, इस थ्योरी को भी फेल कर दिया गया। अब फाइनली हमारे पास क्या आई, फिजिकल थ्योरीज। थर्ड है हमारी फिजिकल थ्योरीज। अब इन फिजिकल थ्योरीज में क्या किया गया, जैसे हमारे वाइटल थ्योरीज में लिविंग सेल्स को कंसीडर किया गया था, यहां पर इन्होंने कंसीडर किया है डेड सेल्स को, डेड सेल्स ऑफ जाइलम, कि जो डेड सेल्स हैं जाइलम की, वही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फॉर एसेंट ऑफ सैप के लिए, ठीक है। अब इसको डिस्कस करते हैं। अब फिजिकल थ्योरीज हैं, तो यहां पर जो फोर्सेस लगेंगे वो कौन से होंगे, फिजिकल फोर्सेस, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे अपवर्ड मूवमेंट में, ठीक है। फिजिकल फोर्सेस यहां पर रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। यहां पर भी सेवरल थ्योरीज को कैटेगराइज किया गया है। जो फर्स्ट है यहां पर वो है इम्बिबिशनल थ्योरी। क्लियर, इम्बिबिशनल थ्योरी। देखिए यहां पर जो फोर्स लगेगा ना वो कौन सा होगा, इम्बिबिशनल फोर्स, ठीक है। नाम से पता चल रहा है ना, इम्बिबिशनल थ्योरी मींस यहां पर जो फोर्स लगेगा वो कौन सा होगा, इम्बिबिशनल फोर्सेस। ये इम्बिबिशनल फोर्सेस ही रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके लिए, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ दिस सैप, ठीक है। ये जो थ्योरी थी ये हमारी दी थी ओंगर ने 1868 में, और फाइनली सपोर्ट की थी शैश ने इन 1878। क्लियर, उन्होंने इस थ्योरी में यही बताया कि ड्यू टू इम्बिबिशनल फोर्सेस थ्रू द वॉल ऑफ जाइलम सेल्स, वाटर क्या करता है, राइज करता है, ठीक है, थ्रू द वॉल ऑफ जाइलम सेल्स, की जाइलम सेल्स की वॉल के साथ साथ वाटर जो आपको डायरेक्शन में मूव करेगा। क्लियर, जो यहाँ पर मैग्नीट्यूड है इस इम्बिबिशनल फोर्स का वो अराउंड 100 to 1000 एटमॉस्फेयर है। अब ये जो मैग्नीट्यूड है ये सफिशिएंट है टॉल ट्रीज के लिए भी, जहां पर वाटर को अपवर्ड मूव करना है तो इजीली राइज कर सकता है यहाँ पर टॉल ट्रीज में भी इतने मैग्नीट्यूड के साथ। लेकिन इस थ्योरी को भी बाद में डिस्कार्ड कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। वो कौन से रीजन थे जो इस थ्योरी के रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। यहां पर जो एक रिंगिंग एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया, रिंगिंग एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया, उससे क्या प्रूव हुआ कि जो वाटर है
वो अभी इस थ्योरी में क्या बोला गया कि जो जाइलम सेल्स की वॉल्स हैं उसके थ्रू मूव करता है, लेकिन रिंगिंग एक्सपेरिमेंट ने इस बात को डिसप्रूव कर दिया। ठीक है, उसने बताया कि जो ल्यूमेन है सेल का, वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ना कि वॉल ऑफ द जाइलम सेल्स फॉर अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। इसलिए इस थ्योरी को क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। क्लियर। अब इम्बिबिशनल थ्योरी रिजेक्ट होने के बाद हमारे पास सेकंड थ्योरी आई जिसका नाम था कैपिलरी थ्योरी। अब इसके नाम से समझ जाइए कि यहां पर जो फोर्स लगेगा वो कौन से होंगे, कैपिलरी फोर्स। ठीक है, जो फोर्सेस यहां पर रिस्पॉन्सिबल होंगे वो कौन से होंगे, कैपिलरी फोर्स। ठीक है, अब ये जो थ्योरी थी ये किसने दी थी, बोहम ने दी थी 1808 में। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि जो वाटर की जो अपवर्ड मूवमेंट होती है वो होती तो है ल्यूमेन ऑफ द जाइलम सेल्स, उसके थ्रू होगी। ठीक है, ल्यूमेन ऑफ द जाइलम सेल। इट वाज प्रपोज्ड दैट जो कैपिलरी फोर्स है मस्ट बी प्लेइंग ए डेफिनेट रोल। यहां पर जो कैपिलरी फोर्स होगा वो क्या करेगा, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, लेकिन ये जो थ्योरी थी इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, इस थ्योरी को क्यों रिजेक्ट किया गया, इसका रिजेक्शन का रीजन ये था कि जो कैपिलरी फोर्स है वो फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो इतना लो है कि वो कुछ एक हाइट के प्लांट में ही वाटर को राइज कर सकता है। इन केस ऑफ टॉल ट्रीज वहां पर वाटर की जो अपवर्ड मूवमेंट है वो पॉसिबल नहीं है। इस इतना लो मैग्नीट्यूड है कैपिलरी फोर्स का, इसलिए इस थ्योरी को भी क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो थ्योरी है वो आई जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्योरी। मीन्स इस थ्योरी में क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। वो रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, एसेंट ऑफ सैप के लिए। अब कैसे होगा, जैसे आपको पता है कि जो वाटर है वो ट्रांसपायर करता है लीव से, फाइनली वो क्या कर देगा, जितनी भी जाइलम सेल्स होंगी, अगर देखो ट्रांसपीरेशन होगा लीव से तो वहां पर जो जाइलम सेल्स हैं वहां पर क्या होगा, वाटर कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, वहां पर प्रेशर जो भी होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर इन द जाइलम सेल्स वो रिड्यूस हो गया। फाइनली अब यहाँ पर वाटर का लॉस हो रहा था, तो वाटर का लेवल यहाँ पर कम होता जा रहा है, तो वो गैप वहां पर जनरेट हो जाएगा। उस गैप को फिल करने के लिए अब वाटर कहाँ से आएगा, जो उसके पोर्शंस हैं बिलो दैट रीजन, जो नीचे वाले पोर्शंस होंगे वो क्या करेंगे, अब वाटर को वहां तक पहुंचाएंगे। और ये सब किसकी वजह से पॉसिबल होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन आप खुद से सोचिए, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है, नो। फिर इस थ्योरी को भी क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, अब इसका भी रीजन सुन लीजिए कि इसको रिजेक्ट क्यों किया गया है। जो ऑब्जेक्शन था इस थ्योरी के लिए वो मेन तो यही था कि जो प्रेशर है फ्री सरफेस पे, जो फ्री सरफेस का प्रेशर है एट द लोअर एंड ऑफ प्लांट, वो रिक्वायर्ड होता है फॉर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू ऑपरेट, उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, जो कि हमें रूट्स में देखने को ही नहीं मिलता, रूट्स में हम उसको ऑब्जर्व ही नहीं कर पाए, तो वो किस बेस पे बोल सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही अपवर्ड मूवमेंट करवा रहा है वाटर की, नॉट पॉसिबल। फिर उसके बाद जो सेकंड पॉइंट आया रिजेक्शन का वो ये था कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो सिर्फ और सिर्फ 34 एटमॉस्फेयर तक ही 34 फीट तक ही वाटर को राइज कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता है। लेकिन हमें तो जितने भी टॉल ट्रीज हैं वहां तक भी वाटर को राइज करना है, इसलिए इस थ्योरी को भी क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, अब इतनी सारी थ्योरीज को रिजेक्ट करने के बाद फाइनली हमारे पास हमारी थ्योरी आई, एक न्यू थ्योरी जिसको हम बोलते हैं कोहेजन एंड टेंशन थ्योरी। ठीक है, इस थ्योरी को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आज का ये लेक्चर आप सबको क्लियर हो गया होगा।
चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट थ्योरी कोहेजन एंड टेंशन थ्योरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।